Okay. So hello everyone, welcome to NIS Education, and this is the lecture number 4, Design of RCC. And today learning outcomes are: first, I have considered here factor affecting the shear resistance of a RC member. Factor affecting the shear resistance of a RC member. कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे आपका बीम का shear resistance डिपेंड करेगा. And after that I will discuss shear stress distribution in RC beam. हमारा RC beam में shear का distribution कैसा होगा. And last one I will discuss today is nominal shear stress. Nominal shear stress. So let us start with first one, factor affecting the shear resistance of a RC member. So first factor is grade of concrete. ये आपको सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए आता है ना. कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे आपका shear resistance of a beam है जो डिपेंड करता है. अगर ये फैक्टर लिखने के आता है 10 मार्क्स में तो उसको आपको कम से कम 4 या 5 पॉइंट है जो आपको लिखना पड़ेगा, है ना. चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर आप कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना. उसमें कन्वेंशनल में आपको ये लिखने के लिए आता है. सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट वन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट. ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप सोचिए, एक है आपका, एक आपने बीम कास्ट किया वो M20 का है और दूसरा आपने बीम कास्ट किया वो M25 का है ना. तो क्या होगा, इसका shear रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. M25 वाला का ज़्यादा होगा, है ना, M20 से, है कि नहीं. तो हम कह सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेगा तो हमारा shear रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सेकेंड पॉइंट है परसेंटेज एंड ग्रेड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल एनफोर्समेंट, है ना. तो परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे लिखते हैं, AST बटा BD इंटू 100. AST बटा BD इंटू 100 क्या देते हैं, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट. एंड सेकंड थिंग इज लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल एनफोर्समेंट, है ना. ग्रेड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल एनफोर्समेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने रेनफोर्समेंट यूज किया है वो FE415 है या FE500 है ना. अब देखो, यदि परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट अगर PT आप इंक्रीज करेंगे, अगर PT आप इंक्रीज करेंगे, PT अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. यदि PT इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट इंक्रीज करेंगे तो shear रेजिस्टेंस बीम भी, shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. व्हाट, अब ध्यान से सुनना है. लेकिन यदि आप ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाते हैं, है ना, सपोज करो कि आपने दो बीम कास्ट किया, एक में यूज किया FE415 और दूसरे में यूज किया FE500, है ना. इस केस में आपका जो shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम होगा वो FE415 का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू FE500. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाएंगे, ग्रेड ऑफ स्टील यदि बढ़ाएंगे तो उस केस में आपका shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम क्या होगा, डिक्रीज होगा. shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम क्या होगा, डिक्रीज होगा. मैं रीजन बता रहा हूँ, है ना. रीजन इसका ये है कि जब आप ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाते हैं तो इनडायरेक्टली आप डक्टिलिटी क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, है कि नहीं. डक्टिलिटी है जो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, है ना. मतलब बीम को आप लेस डक्टाइल बना रहे हैं. उस केस में आपका shear रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो दो पॉइंट हमने डिस्कस किया इसमें. इफ परसेंटेज ऑफ स्टील इज इंक्रीजेज देन shear रेजिस्टेंस ऑफ RC बीम इज इंक्रीजेज, and if grade of steel is increases then shear resistance of RC beam is decreases. ये दो पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि नहीं. ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर थर्ड, रेशियो ऑफ shear span टू द इफेक्टिव डेप्थ, दैट इज A/D रेशियो. इसको हमने पिछला क्लास में काफ़ी डिटेल में देखा है ना. तो यहाँ पे जस्ट हम कंक्लूजन लिखेंगे, जस्ट हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि यदि A/D रेशियो इंक्रीज होगा तो इस केस में हमारा shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम क्या होगा, इंक्रीज होगा. shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम है जो इंक्रीज होगा, है ना. इसका हमने केस कंसीडर किया था, है ना, कि A/D का रेशियो 1 से कम होगा, 1 से 2.5 होगा या 2.5 से 6 होगा या फिर ग्रेटर देन 6 होगा, है ना. तो जैसे जैसे A/D का रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम है जो बढ़ता जाएगा. ये प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट. कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट, यदि आप कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट, है ना, यदि आप कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट यूज करते हैं या फिर कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट यूज करते हैं या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स भी कहें, कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट बोलें या फिर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स बोल दें, कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलें, है ना. दोनों केस में हमारा क्या होगा, दोनों केस में हमारा क्या होगा, यदि आप कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट बढ़ाएंगे
तो आपका शियर रेजिस्टेंस ऑफ बीम भी क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। शियर रेजिस्टेंस ऑफ बीम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। यदि आप कॉम्प्रेसिव फोर्स यदि बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस कमेगा। तो क्या होगा, इजीली कट नहीं करेगा। क्या करेगा, इजीली कट नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, शियर रेजिस्टेंस ऑफ बीम क्या होगा, इंक्रीज होगा, है कि नहीं। ठीक है, उस तरह से कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट यदि बढ़ाते हैं तो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, एक्सियल टेंसाइल फोर्स। अब देखिए, यदि आप एक्सियल टेंसाइल फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा आरसीसी बीम है जो क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है ना। जो कंक्रीट का नेचर है वो क्या है, ब्रिटल है ना, ब्रिटल है। तो यदि टेंसाइल फोर्स आप बढ़ाएंगे, टेंसाइल फोर्स यदि आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये टेंसाइल फोर्स बढ़ाने से क्या होगा, ये क्या होगा, शियर रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इफ यू इंक्रीज एक्सियल टेंसाइल फोर्स योर शियर रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, शियर एनफोर्समेंट। नाउ व्हाट अबाउट शियर एनफोर्समेंट, है ना। यदि आप शियर एनफोर्समेंट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी बीम में आप स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, यू आर प्रोवाइडिंग द स्टीरअप्स इन बीम, इन सच केस व्हाट विल हैपन, इन सच केस कहने का मतलब है कि इफ यू इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ शियर एनफोर्समेंट, योर शियर रेजिस्टेंस ऑफ द बीम ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज, है ना, ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज, है कि नहीं। सो ये 5 to 6 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छे से इसमें हम डिस्कस किए हैं, है ना। तो सब्जेक्टिव में एसएससी जेईई में खास करके इंजीनियरिंग सीरीज में भी कभी कभी ये पूछता है, तो याद रखना है। सेमेस्टर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड टॉपिक, है ना, दिस इज द सेकेंड टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आरसी बीम। अब देखो, आप लोगों को ऐसा ना हो कि मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन बताया था वो कुछ ऐसा बताया था, है ना। वहाँ पे क्या लिए थे हम, बीम होमोजेनियस लिए थे, आरसीसी बीम नहीं लिए थे, है ना, होमोजेनियस बीम लिए थे, है ना, इसीलिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आया था। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आने वाला। तो यहाँ पर कैसा आएगा उसको देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है ना, ये हमारे काम का नहीं है। ओके, लेट अस ट्राई टू चेंज द कलर। यस, अब देखो, जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आरसी बीम है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बीम कंसिडर किया है जिसका इफेक्टिव डेप्थ क्या है, सपोज कीजिए इसका इफेक्टिव डेप्थ क्या है, डी है ना, इफेक्टिव डेप्थ इसका डी है ना, और विड्थ क्या है, वी है ना। इसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है जो हमने यहाँ पे दिखाया है बॉटम में, ऑब्वियस सी बात है इसका लोकेशन कहाँ होगा, बॉटम में होगा, है कि नहीं। अब यदि देखो, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दो बेसिस पे निकालते हैं। फर्स्ट होता है जो इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे, और दूसरा है जो अल्टीमेट थ्योरी के बेसिस पे, है ना। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें इसी से मतलब है, इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे, है कि नहीं। हमें इलास्टिक थ्योरी से मतलब है, इससे मतलब है कि नहीं। क्योंकि जो भी हम आरसीसी का डिजाइन करेंगे, जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो किस पे बेस्ड है, वो है इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, है कि नहीं। तो जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक थ्योरी, वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। टॉप से स्टार्ट होगा, है ना, टॉप से स्टार्ट होगा और एक कहाँ तक जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस तक जाएगा। यानी टॉप से स्टार्ट होकर न्यूट्रल एक्सिस तक क्या होगा, पैराबोलिक होगा। टॉप से स्टार्ट होकर, ध्यान से सुनना है, टॉप से स्टार्ट होगा और न्यूट्रल एक्सिस तक क्या होगा, पैराबोलिक होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रेट होगा। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, इट इज पैराबोलिक इन कंप्रेशन जोन। ऑफ कोर्स the zone above the neutral axis is known as compression zone, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा जोन है, कंप्रेशन जोन है। और ये हमारा कौन सा जोन है, टेंसाइल जोन है कि नहीं। ये हमारा कौन सा जोन है, टेंसाइल जोन है।
So first point I have written, it is parabolic in the compression zone with 0 at the top and maximum at the neutral axis and maximum at the neutral axis, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पैराबोलिक होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस तक जाएगा। सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज कांस्टेंट इन टेंसाइल जोन, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज कांस्टेंट इन टेंसाइल जोन, है ना। क्या होगा, टेंसाइल जोन में ए न्यूट्रल एक्सिस से लेके बॉटम तक, है ना। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है ना, सेंटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, सीजी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा कि बॉटम ऑफ बीम तक जाता है, कहाँ तक जाता है, बॉटम ऑफ बीम तक जाता है, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है। ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है सीजी ऑफ रेनफोर्समेंट, सीजी ऑफ रेनफोर्समेंट तक जाता है ना, यहाँ तक सीजी ऑफ रेनफोर्समेंट तक, है ना। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, है ना, एंड वेरीज पैराबोलिकली up to the neutral axis and then goes straight up to the CG of tensile reinforcement, CG of tensile reinforcement, है कि नहीं। चलो, तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक थ्योरी। थर्ड पॉइंट आई हैव रिटन, इसको ध्यान से सुनना है। अब हमारा IS 456 क्या कहता है ना, व्हाट एजम्पशंस हैव बीन एज्यूम्ड बाय द IS 456, बाय द IS 456, IS 456 क्या एज्यूम किया, इन फैक्ट वी हैव टू राइट हियर, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर IS 456, है ना। IS 456 क्या किया कि वो बोला कि आप पैराबोलिक भी नहीं लीजिए और रेक्टेंगुलर भी नहीं लीजिए, क्या लीजिए आप थ्रू आउट द सेक्शन है जो रेक्टेंगुलर लीजिए, है ना। ये जो सेक्शन डॉटेड से हमने दिखा रखा है, डॉटेड से जो दिखा रखा है, ये क्या है, थ्रू आउट द सेक्शन उसने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है, रेक्टेंगुलर उन्होंने कंसीडर किया है ना। So I have written here, IS according to IS 456, simplify the shear stress distribution and take throughout the rectangular and recommends to use nominal shear stress or average shear stress, nominal shear stress और average shear stress, है ना। उसको उन्होंने नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोल दिया और एवरेज शियर स्ट्रेस बोल दिया, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हमें पैराबोला लेना है और ना तो हमें ए पोर्शन लेना है, हमें क्या लेना है, ओवरऑल टॉप से लेकर सीजी ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तक हमें क्या लेना है, हमें लेना है रेक्टेंगुलर, है ना। और इससे जो स्ट्रेस निकल के आएगा उसको उन्होंने बोला, क्या बोला, उसको उन्होंने नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोला, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका वैल्यू क्या होने वाला है, VU अपॉन BD, VU अपॉन BD होने वाला है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ये लाइन है जो आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। अब अल्टीमेट थ्योरी का देखते हैं, ये क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा कि इलास्टिक थ्योरी पे पूछ रहा है या फिर अल्टीमेट थ्योरी पे पूछ रहा है। लेकिन यदि सपोज करो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा था, हम क्या लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे इलास्टिक थ्योरी, हम क्या लेकर चलेंगे, इलास्टिक थ्योरी, चूँकि यही हमें पढ़ना है। लेकिन यदि अल्टीमेट थ्योरी के बेसिस पे पूछा जाए तो क्या हो रहा है, आपका टॉप से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक, टॉप से लेकर आपका न्यूट्रल एक्सिस तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। उस मतलब ये क्या होगा, लीनियर होगा, एक तरह से क्या है, इसका वेरिएशन क्या है, ये लीनियर है ना, लीनियर है, ये पैराबोलिक नहीं होगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये भी आगे का जो पोर्शन होगा जो न्यूट्रल एक्सिस है सीजी ऑफ रेनफोर्समेंट तक जाएगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ है जो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Okay, so this is the third part of today discussion, nominal shear stress, nominal shear stress, just try to change the color, nominal shear stress। Okay, so nominal shear stress जब हम निकालेंगे तो दो केस में निकालेंगे, फर्स्ट कंसिडर करेंगे प्रिस्मेटिक मेंबर के लिए और सेकंड कंसिडर करेंगे फॉर नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर के लिए, है ना। Now first question I want to ask is, what is nominal shear stress and what is the reason behind this, है ना। नॉमिनल shear stress का के पीछे का रीजन क्या है ना, किसके कारण ये जनरेट होता है। आप नॉमिनल shear stress पढ़ के चले जाएंगे लेकिन रीजन तो पता होना चाहिए ना, कि किसके कारण है जो ये जनरेट होता है ना। सो द रीजन बिहाइंड द नॉमिनल shear stress is applied load,
व्हाट इज द रीजन ऑफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड लोड एंड ऑफ कोर्स इट इज डिनोटेड बाई टाउ भी। इसको किससे डिनोट करने वाले हैं? टाउ भी से डिनोट करने वाले हैं, है ना। कैसे डिनोट करेंगे? टाउ भी से डिनोट करेंगे। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस फॉर प्रिस्मेटिक मेंबर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्मेटिक मेंबर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, है ना। प्रिस्मेटिक मेंबर्स मीन सच मेंबर्स, है ना, सच मेंबर whose cross sectional area is throughout constant। cross sectional area क्या होगा? throughout इसका क्या होगा? constant होगा, है ना। throughout क्या होगा? cross sectional area इसका क्या होगा? constant होगा। तो ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं? प्रिस्मेटिक मेंबर बोलते हैं, है ना। अब देखिए प्रिस्मेटिक मेंबर की यदि हम बात करें तो इस केस में यदि हम शियर स्ट्रेस जो होगा हमारा टाउ भी होगा, जो टाउ भी होगा वो होगा व्यू अपॉन बी डी, व्यू अपॉन बी डी। अभी व्यू क्या है? आपका व्यू क्या है? व्यू है फैक्टर शियर फोर्स। व्यू क्या है? फैक्टर शियर फोर्स। आई हैव ऑलरेडी रिटन व्यू इज नथिंग बट फैक्टर शियर फोर्स। व्यू क्या है? फैक्टर शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन। अगर डिजाइन की बात करते हैं तो हम व्यू है जो कहाँ निकालेंगे? क्रिटिकल सेक्शन पे निकालेंगे। इसका मतलब जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है किससे रिलेटेड होने वाला है? क्रिटिकल सेक्शन। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा क्रिटिकल सेक्शन कंसीडर होता है ना, शियर के केस में। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी ये याद रखना है कि व्यू होता है जो क्या होता है? फैक्टर शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन, है ना। डिजाइन के केस में क्रिटिकल सेक्शन कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम कहाँ पे सपोर्ट करते हैं? अदरवाइज हम कहाँ पे सपोज करेंगे? हम सपोर्ट के पास कंसीडर एट सपोर्ट, अदरवाइज वी विल कंसीडर एट सपोर्ट बिकॉज मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होता है? सपोर्ट के पास ही होता है ना। अगर डिजाइन की बात करेगा तब हम क्रिटिकल सेक्शन पे निकालेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? सपोर्ट पे कंसीडर कर लेंगे। सेकंड थिंग बी, बी क्या है? विड्थ ऑफ द बीम। व्हाट इज बी? बी इज द विड्थ ऑफ द बीम एंड डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, है ना। अब यहाँ पे कैपिटल लिखा गया है तो इसके लिए सॉरी, यह स्मॉल डी होगा, ये क्या होगा? स्मॉल डी होगा, है ना। ठीक है। नाउ कम टू द नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर। नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर, है ना, ये तो सब पढ़ता है ना। अब नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर में क्या होगा? टाउ भी। जो नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर में होगा टाउ भी, है ना। सबसे पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर, है ना, व्हाट इज नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर। और दूसरी बात कि आप रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कहाँ इसको देखेंगे, है ना। आप फील्ड में इसको कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर को, है ना। तो रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में आप जनरली ये मेट्रो में देखेंगे, है ना, मेट्रो में देखेंगे या फिर ओवर ब्रिज वगैरह में देखेंगे या फिर रेलवे ओवर ब्रिज में देखेंगे। अगर केयरफुली आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपने मेट्रो में कुछ इस तरह से देखा होगा, है ना। जो बीम होता है क्या होता है? थ्रू आउट द सेक्शन क्या होता है? यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। ये टैपर्ड होता है। इसका नेचर कैसा होता है? टैपर्ड होता है। फिगर में देखने की कोशिश कीजिए, ये कैसा होता है? टैपर्ड होता है ना। किसी केस में क्या होगा? सपोर्ट के पास क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा और मिडिल में क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं। मिडिल में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है और सपोर्ट पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो थ्रू आउट द सेक्शन क्या हुआ? क्रॉस सेक्शन इसका यूनिफॉर्म नहीं हुआ, है ना। क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर। इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर, है ना। नाउ how we will calculate the nominal shear stress? In this case, tau v is calculated vu net divided बटा bd, vu net divided बटा bd, है ना। vu net मतलब नेट शेयर फोर्स निकालेंगे यहाँ पे, है ना। अब नेट शेयर फोर्स क्या होता है अभी हम डिस्कस कर देंगे। बी एंड डी, है ना, बी एंड डी, ठीक है। अब देखो व्यू नेट क्या होता है? आपका जो व्यू नेट होगा वो होगा व्यू प्लस माइनस अप्लाइड मोमेंट डिवाइडेड बटा इफेक्टिव डेप्थ डी इंटू tan बीटा, है ना। तो ये आपका हुआ व्यू
नेट, VU नेट, VU प्लस माइनस m/d इंटू tan बीटा। अभी बीटा क्या है? बीटा है आपका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच का एंगल, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच का एंगल। अभी समझ में आ जाएगा जब इसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, सो इसमें हम दो केस कंसीडर कर रहे हैं, है ना। हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर टू केसेस। फर्स्ट केस में क्या होगा, है ना, फर्स्ट केस में आपका क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस में हमने कंसीडर कर रखा है कि आपका जो बीम है कुछ इस तरह से है, बीम है जो कुछ इस तरह से, बीम है जो कुछ इस तरह से, है ना, ठीक है, बीम है जो कुछ इस तरह से, ठीक। साइन को बाद में डिस्कस कर देंगे, पहले देख लेते हैं, है ना, ठीक है। बीम है जो कुछ इस तरह से है ना, और सपोर्ट पे क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और सेंटर पे क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। सेंटर पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है ना। अब देखो, जस्ट ट्राई टू चेंज, ये आपका क्या है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, ये आपका क्या है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट है ना, ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट है। अब देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे टॉप में क्या लगेगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा, क्या सीयू लगेगा, टॉप में क्या लगेगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स सीयू लगेगा, है ना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, तो इधर क्या लगेगा आपका, टेंशन फोर्स लगेगा, TU, है ना। अब देखो पहले बीटा को देख लेते हैं, बीटा क्या होता है ना। टॉप सरफेस, ये जो टॉप सरफेस है, क्या हम इसको यहाँ ड्रा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका टॉप सरफेस हो गया, और ये क्या है आपका बॉटम सरफेस है ना। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है, यही हमारा क्या है, बीटा है, यही हमारा क्या है, बीटा है ना। अब देखो अगर ध्यान से देखें तो टेंसाइल फोर्स का क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, टेंसाइल फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। एक हमारा होगा जो क्या होगा, नीचे की ओर क्या होगा, नीचे की ओर होगा TU साइन बीटा, है ना, और इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, TU कॉस बीटा, है ना। यहाँ पे TU साइन बीटा, यहाँ पे क्या होगा, TU कॉस बीटा, है कि नहीं। अब देखो ये दोनों के बीच का जो लीवर आर्म है, T और C फोर्स के बीच का जो लीवर आर्म है, उसको हम क्या लिखते हैं, Z। ये अलग बात है, जो Z का वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, D के बराबर होगा, D के बराबर होगा, है ना। ये दोनों TU और CU के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लीवर आर्म जिसको बोलते हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, Z नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो 2 मिनट लगेगा, डिराइव कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे क्या फार्मूला तो याद रखोगे लेकिन फीलिंग्स नहीं आएगा अच्छा से, है ना, ज़्यादा दिन तक मेमोरेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करते हैं, क्या करें, सबसे पहले VU नेट निकालें, VU नेट निकालते हैं सबसे पहले, है ना। नाउ MU यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CU इंटू Z लिख सकते हैं, है ना, या क्या लिख सकते हैं, TU कॉस बीटा इंटू जेड भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। CU इंटू जेड लिखे या फिर TU कॉस बीटा इंटू जेड लिखे, दोनों क्या है हमारा, मोमेंट ही देगा, है ना, दोनों क्या देगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से यदि MU निकालें, है ना, MU यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, TU कॉस बीटा इंटू जेड हो गया, ठीक है, TU कॉस बीटा इंटू जेड हो गया, ठीक है। तो TU क्या हो जाएगा, TU क्या हो जाएगा, MU अपॉन
कॉस बीटा इंटू डी लिख दूँ, क्योंकि जेड हमारा क्या है अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर है ना। तो टी यू बराबर हो गया एम यू अपॉन कॉस बीटा इंटू डी। ठीक है, आल्सो है ना। और भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर व्यू है, नीचे क्या लग रहा है टी यू साइन बीटा लग रहा है ना, यानी व्यू नेट है जो समझे यहाँ पे लगेगा है ना। अगर हम व्यू नेट निकालना चाहें, तो क्या होगा व्यू नेट बताओ। व्यू नेट यदि निकालना चाहें तो क्या होगा, व्यू माइनस टी यू साइन बीटा, व्यू माइनस टी यू साइन बीटा है कि नहीं, व्यू माइनस टी यू साइन बीटा। ओके, दिस इम्प्लाई व्यू माइनस, अब देखो टी यू का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टी यू एंड दैट वैल्यू इज एम यू अपॉन कॉस बीटा इंटू डी, एम यू अपॉन कॉस बीटा इंटू डी इंटू साइन बीटा तो है ही यहाँ पे साइन बीटा तो है ना। अब अगर ध्यान से इसको देखें तो ये क्या हो गया, देखो तो जरा, व्यू माइनस एम यू है ना, एम यू अपॉन डी इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, क्या होता है टेन बीटा है ना। तो क्या आ गया, व्यू नेट बराबर व्यू माइनस एम यू बटा डी इंटू टेन बीटा है ना। यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा था, ध्यान से देखो, व्यू नेट बराबर व्यू प्लस माइनस एम यू बटा डी इंटू टेन बीटा। तो माइनस तो आ गया है, नेक्स्ट बार में प्लस वाला डिराइव कर देते हैं, नेक्स्ट बार में क्या करेंगे प्लस वाला डिराइव कर देते हैं है ना। अब देखो साइन का डिस्कशन कर लेते हैं है ना। साइन के बारे में क्या कहता है, टेक निगेटिव साइन, लेट अस ट्राई टू चेंज द कलर, टेक निगेटिव साइन in the formula when bending moment increases numerically in the same direction as the effective depth increases, otherwise take positive। अगर डेप्थ तो बीम इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ ही साथ यदि बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, तब तो हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ है ना। क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है कैंटिलीवर बीम है, ये आपका क्या है कैंटिलीवर बीम है ना, ये क्या है कैंटिलीवर बीम है, और ये हमारा क्या है लोड पी है। इसके चलते यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनता है, कुछ याद है। सपोज करो ये लेंथ एल है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है कि नहीं। एंड पे क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू क्या होगा पीएल होगा। तो इस केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में हमारा डेप्थ ऑफ बीम है जो इंक्रीज कर रहा है, जिस डायरेक्शन में डेप्थ ऑफ बीम इंक्रीज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, है कि नहीं। पढ़ो यहाँ पे, टेक नेगेटिव साइन इन द फार्मूला when bending moment increases numerically in the same direction as the effective depth increases। सिंपल एक सेंटेंस याद रखना, यदि डेप्थ ऑफ बीम है जो इंक्रीज करता है बेंडिंग मोमेंट के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में यदि डेप्थ ऑफ बीम भी इंक्रीज कर रहा है, तब हम साइन नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ कम टू द केस नंबर 2। व्हाट इज द केस नंबर 2 है ना। अभी क्या था, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा शियर फोर्स एक्ट कर रहा था। अब इसका उल्टा केस कंसीडर करते हैं, इसका उल्टा केस कंसीडर करते हैं। उल्टा केस क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे क्या लग रहा है व्यू लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है व्यू लग रहा है ना। ये क्या है हमारा रेनफोर्समेंट है ना। अब देखो अगर यहाँ पे हम दिखाना चाहें क्या एंगल को, तो क्या होता है टॉप और बॉटम सरफेस के बीच का एंगल, तो टॉप सरफेस तो ये है ना, टॉप सरफेस लो बना दिया एज इट इज, ठीक है। बॉटम सरफेस हमारा ये है, बॉटम सरफेस को आगे बढ़ाओ,
तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, बीटा, है कि नहीं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस केस में इधर क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ट्यू लगेगा, यहाँ पे ट्यू लगेगा, है ना। इसी का दो कंपोनेंट आने वाला है, एक ट्यू कॉस बीटा आने वाला है ना। चलो इसको हम अलग दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। इधर क्या आएगा, ट्यू कॉस बीटा, और इधर क्या आएगा, नीचे, सॉरी नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा, है ना। ध्यान से देखो, गड़बड़ होने वाला था इस बार, ठीक है। ओके, देखो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, ट्यू साइन बीटा, ट्यू साइन बीटा, है कि नहीं, ठीक है, ट्यू साइन बीटा। अब देखो इस केस में यदि हम निकालना चाहें, ऑफ कोर्स यहाँ से क्या लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा सी यू, ऊपर क्या लग रहा होगा, सी यू लग रहा होगा, है ना। तो इधर मैं यहाँ पे अब दिखा देता हूँ, यहाँ लग रहा है सी यू, है ना, और इधर लग रहा है ट्यू कॉस बीटा, ट्यू कॉस बीटा, और ये दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हमने बोल दिया है जेड। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, डी होता है कि नहीं। अब क्या मोमेंट का वैल्यू लिख सकते हैं, मोमेंट का वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं। सेम जैसे यहाँ पे किए उसी तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे किए हैं उसी तरह से लिखेंगे। डायरेक्टली हम व्यू नेट निकालते हैं, व्यू नेट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्यू, है ना। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर ही है ना। तो व्यू प्लस क्या हो जाएगा, ट्यू साइन बीटा, ट्यू साइन बीटा, है कि नहीं। इसका भी देखो, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन, है ना। इज इक्वल टू वी यू प्लस ट्यू का वैल्यू क्या होने वाला है, एम यू अपॉन कॉस बीटा इंटू डी, है ना। एम यू अपॉन डी कॉस बीटा इंटू डी, एम यू अपॉन डी इंटू कॉस बीटा, यहाँ से देखो कॉस बीटा इंटू डी कॉस बीटा, और ये बगल में क्या है, साइन बीटा है। तो क्या हो गया, वी यू प्लस एम यू अपॉन में डी इंटू साइन बीटा बटा कॉस बीटा, कितना, टेन बीटा, निकल गया व्यू नेट। इधर हमारा क्या था, व्यू नेट था, है कि नहीं, ये हमारा क्या था, व्यू नेट था, ठीक है। तो देखो हो गया ना, माइनस वाला भी प्रूव कर दिया, प्लस वाला भी प्रूव कर दिया, दो ही केस हो सकता है। अब एग्जाम में देखना है कि कौन सा आता है ना। तो लोगों को फार्मूला तो याद रहता है, लेकिन डेरिवेशन याद नहीं रहता है ना, डेरिवेशन नहीं याद रहता, जरूरत भी नहीं है ना, जरूरत भी नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है ना। एग्जाम निकालने के लिए आपका सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए फार्मूला, लेकिन पढ़ाने के लिए तो क्या आना चाहिए ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, है ना, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इस पे क्या होता है, गेट में भी क्वेश्चन पूछता है इस फार्मूला पे, तो देखेंगे हम इसको जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या है, ध्यान से पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्या है, न्यूमेरिकल सेक्शन है जो स्टार्ट हो गया है, आपका डिजाइन का सेक्शन और आपका न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ से क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है ना। तो ध्यान से फार्मूला को देखते जाना है ना। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडे सेशन, है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडे सेशन, है ना, and hopefully you are gaining something day by day. So if you are gaining something, kindly like the video and subscribe our YouTube channel Niche Education, है ना, and do not forget share with your friends, है ना, share with your friends. Okay, so once again thank you so much, all the best, Jai Hind.